और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे। ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और संगठन मंत्री सिद्धार्थन उनके साथ रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजीव बिंदल पहली बार ऊना पहुंचेंगे। यहां उनका पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। तो आपको बताते चलें कि ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और संगठन मंत्री भी उनके साथ होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजीव बिंदल पहली बार ऊना पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस पर और अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पार्टी के कई अधिकारी शामिल होंगे और इसके अलावा जो पार्टी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो भी पहली बार एक तरह से पहुंच रहे हैं। तो क्या कुछ एजेंडा होगा आज की इस मीटिंग का और आज की इस बैठक का? जी बिल्कुल, अब आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में भाजपा जो है वो अभी से तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है और भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल इसी सिलसिले में अध्यक्ष बनने के बाद पहली मर्तबा ऊना आज पहुंचेंगे और यहाँ पर भाजपा की बैठक लेंगे। और सबसे अहम इस बैठक की बात यह है कि यहाँ से लोकसभा सांसद हमीरपुर के और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे और उनके साथ जो भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सिद्धार्थन है वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही जिला ऊना के पांचों जो मंडल है, विधानसभा क्षेत्र है, उनके जो पदाधिकारी है वो इन बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ कई दौर की बैठकें यहाँ पर होगी, जहाँ पर एक वरिष्ठ जो पदाधिकारी है उनकी बैठकें होगी, उसके बाद मंडलों की बैठकें यहाँ पर ली जाएंगी और इसके साथ ही जो जिला के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनकी बैठक भी यहाँ पर होगी। तो ऐसे में ये अहम दौरा माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर के दृष्टिगत ही इस दौरे को जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं। जी चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला में हुई भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में बागियों का मुद्दा गूंजा। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि बागियों की किसी भी कीमत पर घर वापसी न हो। विधानसभा चुनाव में जिनके कारण पार्टी हारी, उनकी वापसी के दरवाजे बंद रहे। बागियों की भाजपा में वापसी से गलत संकेत जा सकता है, इसीलिए किसी भी कीमत पर इन लोगों को फिर से पार्टी में शामिल ना किया जाए। तो शिमला में भाजपा की अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में खासतौर से बागियों पर निशाना साधा गया। शिमला में हुई भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में बागियों का मुद्दा गूंजा। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि बागियों की किसी भी कीमत पर घर वापसी ना हो। विधानसभा चुनाव जिनके कारण पार्टी हारी है, उनकी वापसी के दरवाजे बंद रहे। बागियों की भाजपा में वापसी से गलत संकेत जा सकता है, इसीलिए किसी भी कीमत पर इन लोगों को फिर से पार्टी में शामिल ना किया जाए। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए राजेंद्र हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, शिमला में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में खासतौर से पिछले जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में बीजेपी के जो बागी थे उन्हें एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। बिल्कुल, बैठक प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और बैठक में विषय था कि केंद्र सरकार के 9 साल जो पूरे हुए हैं उनमें केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाया जाएगा और बूथ स्तर तक इस अलग अलग कैंपेन 3 लेवल की कैंपेन चलाई जाएगी, जिसके माध्यम से बूथ स्तर तक केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा और इसके लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई, अलग अलग दिशा निर्देश पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिए गए। लेकिन जब मंच पर नेता पहुंचे तो इसके साथ साथ उन्होंने कई और सुर भी छेड़ दिए और कई अन्य विषयों को भी टच करने की कोशिश की, कई अन्य टॉपिक तक पहुंचने की कोशिश की और वैसा ही जिक्र तब हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंच पर पहुंचे और उन्होंने संगठन के ऊपर बोला।
बोलना शुरू किया और पहुंचते पहुंचते बागियों तक बात पहुंच गई कि जिस प्रकार से अभी 2022 के दिसंबर में जब चुनाव हुए और बड़ी हार भाजपा को देखनी पड़ी। अगर सीटों की नज़र से हम देखें तो बड़ी हार भाजपा के लिए विधानसभा चुनावों में रही है और ऐसे में जो सबसे बड़ा कारण हार का माना जा रहा है वो बागियों को माना जा रहा था। तो ऐसे में क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के बदले हैं और बदले माहौल में क्योंकि संगठन का विस्तार भी होना है, हो सकता है कि प्रदेश कार्य समिति और जो बड़े पद खाली हुए हैं, चाहे वो उपाध्यक्ष के पद हों या तमाम पद हों, उनको जब भरा जाएगा तो ऐसे में बागियों की वापसी के ऊपर भी चर्चा शुरू हो गई थी। जैसे ही डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो चर्चा शुरू हो गई थी कि कुछ लोग जो विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ नहीं चले हैं, निर्दलीय चुनाव जिन्होंने लड़ा है या फिर अपने भाजपा के प्रत्याशी के साथ नहीं चले हैं, उनको जब पार्टी ने बाहर निकाला था तो उनके घर वापसी की चर्चाएं भाजपा के अंदर शुरू हो गई थी और उसको लेकर खुले मंच पर जयराम ठाकुर ने संगठन को भी सीधे सीधे अपना संदेश दे दिया है और कार्यकर्ताओं तक तो अपनी बात पहुंचा ही दी है कि ऐसे लोग जो विधानसभा चुनावों में 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के विरुद्ध चले थे और जिनके कारण भाजपा सत्ता से बाहर हुई थी, उनकी किसी भी कीमत पर घर वापसी नहीं होनी चाहिए, भाजपा में वापसी नहीं होनी चाहिए, ताकि एक स्पष्ट संकेत जाए कार्यकर्ताओं के लिए कि चुनावों में अगर भाजपा के विरुद्ध चलेंगे, संगठन के विरुद्ध चलेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस प्रकार के बयान अब भाजपा में मंचों से दिए जाने लगे। हालांकि एक क्लोज्ड कार्यक्रम था, सूत्रों के हवाले से ही हमारे पास भी खबर है, केवल भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन्हीं का ये एक प्रदेश कार्य समिति में चुनिंदा लोग ही शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष अपनी स्पष्ट संदेश नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। अब देखना ये होगा कि संगठन की तरफ से इसके ऊपर क्या विचार होता है, क्या बागियों की वापसी होती है नेता प्रतिपक्ष के इस रुख के बावजूद, क्या डॉक्टर राजीव बिंदल और संगठन में विचार के बाद इन बागियों को वापस लिया जा सकता है। क्योंकि ऐसा ही वाकया हमने देखा जब चेतन ब्राक्टा उपचुनावों में इंडिपेंडेंट लड़े थे, उनको पार्टी से बाहर किया गया था और प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा था कि हम वापसी नहीं करेंगे चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़े। लेकिन हमने देखा उसके 1-2 दिन बाद ही चेतन ब्राक्टा की वापसी हो जाती है। लेकिन यहाँ माहौल कुछ और है, क्योंकि खुले मंच से कहना और कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश अपनी तरफ से स्पष्ट लाइन रखना, ये अब देखना होगा कि संगठन किस तरह से लेता है और आने वाले विषय में क्या कहीं बिल्कुल राजेंद्र, इससे पहले भी देखा गया कि जब जब चुनाव आते हैं तो जिनको मनपसंद सीट नहीं मिलती है या फिर जिन्हें मौका नहीं दिया जाता है चुनाव लड़ने का, तो वो अक्सर नाराज होकर बगावत कर देते हैं और बागी हो जाते हैं और उसके बाद जब चुनाव खत्म होते हैं तो दोबारा से पार्टी में वापस आने की कोशिश करते हैं या उनकी घर वापसी हो जाती है। लेकिन जयराम ठाकुर का ये जो बयान है और जिस मंच से बयान दिया गया है, ऐसे में अब लीडरशिप अगर इस पर सोचती है, गौर फिक्र करती है, तो जो बागी है उनके दरवाजे पूरी तरह से बीजेपी में बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये बयान एक हल्की सी आहट दे रहा है गुटबाजी की भाजपा के अंदर, क्योंकि इस प्रकार के बयान हमने देखा बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार के बयान आ रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे सांसद सुरेश कश्यप, वो कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर के करीबी माने जाते थे, उनकी सहमति के साथ चलने वाले माने जाते थे। अब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल आए हैं, ये थोड़े अपने विचार के व्यक्ति हैं, जो सही लगता है वो करने की कोशिश करते हैं, इनकी अपने नजरिए से जो समीकरण राजनीतिक बैठते हैं उसके ऊपर अधिक विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में क्या किस तरफ से संगठन और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और तमाम लोग बढ़ते हैं, ये देखना होगा। एक हल्की सी हम कह सकते हैं आहट गुटबाजी की या फिर अपने अपने कुनबे को संभालने की जो कोशिशें हो रही हैं वो इस पूरे बयान में झलक कर आ रही है। जिस प्रकार से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये वक्तव्य नेता
प्रतिपक्ष की तरफ से दिया गया है। तो अब देखना होगा कि आगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हैं, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ती है। विधानसभा चुनावों में हमने देखा भाजपा को यही मार झेलनी पड़ी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से एक के बाद एक बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ धुरंधर जो है तो वो धराशायी हुए, विधानसभा चुनाव हारे। चाहे रमेश धवाला, रविंद्र रवि या फिर ऊना जिला की बात करें, सतपाल सत्ती को छोड़कर तमाम नेता हार गए। हमीरपुर जिला की बात करें, तमाम भाजपा के बड़े से बड़े नेता हारे या फिर टिकट बदल दिए गए। तो ऐसे में क्या वही चीजें इन लोकसभा चुनावों में भी देखने को सामने आती है, या फिर पार्टी इकट्ठे बैठकर एक मंच पर सहमति के साथ आगे बढ़ती है? ये देखना होगा कि कितना विधानसभा चुनावों से अलग इन लोकसभा चुनावों में पार्टी ग्राउंड पर उतरती है। क्या सिर्फ दिखावे के लिए इकट्ठे होते हैं, या फिर सच में इकट्ठा होकर चुनावों को लड़ा जाता है और चारों जो संसदीय सीटें हैं उनको जीतने की कोशिश की जाती है लोकसभा की? बिल्कुल राजेंद्र, अब देखने बिल्कुल राजेंद्र, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि इस बयान के बाद, जयराम ठाकुर के इस बयान के बाद पार्टी लीडरशिप का अगला कदम क्या होता है और किस तरह से इस बयान पर कितना अमल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। तो वहीं इस बैठक में केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 30 मई को, और चलिए अब खबर शिमला से है, जहां भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। इससे पहले राज्यपाल को मुख्य प्रवेश कक्ष में संस्थान और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहां उनको 3 चित्र प्रदर्शनियां, पुस्तकालय, वायसराय के कार्यालयों और कक्षों का भ्रमण करवाया जाएगा। भ्रमण के बाद राज्यपाल संस्थान के शिक्षार्थियों के साथ एकेडमी की गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। शिमला में सीएम सुक्खू आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की स्मृति में आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित की गई है, जिसकी थीम राजीव गांधी 21वीं सदी के दूरदर्शी रखी गई है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी, लाल चौक पर एनएसजी और एसओजी जवानों ने संभाला मोर्चा। डल लेक और आसपास मरीन कमांडोज तैनात, जगह जगह की जा रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की तैनात की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ा दी गई है। एसएसपी ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके निशाने पर G20 बैठक है। G20 बैठक से पहले घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और डल लेक के आसपास मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। पुलवामा के कई इलाकों में नाकाबंदी और तलाशी अभियान जारी है, जहां पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान मिलकर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। मेडर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने का पर्दाफाश, एक चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर्स, 10 किलो आईटी बरामद। बारामूला पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इन तीनों के नाम तौसीफ अहमद पर्रे निवासी अंदरगाम पट्टन, लच्छीपुरा उड़ी के निवासी गुलाम मोहम्मद लोन उर्फ गुल्ला और सिंहपुरा पट्टन के निवासी शहजाद अहमद मलिक उर्फ शाद पोन्स हैं।
इन सभी को सेंट्रल जेल कोट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया है। बता दें कि तीनों आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लगे हुए थे। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में छात्र छात्राएं परेशान हैं। परीक्षा केंद्रों को लेकर इनका विरोध भी शुरू हो गया है। कई छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र जम्मू कश्मीर के बाहर दिख रहा है और इन छात्र छात्राओं की मांग है कि परीक्षा केंद्र कश्मीर में ही हो। भदरवा के चिराला रेंज में जंगल की अवैध कटाई जारी है। इस बात का पता पुलिस की कार्रवाई के बाद चला। पुलिस को ये दर्जनों हरे पेड़ कटे मिले। पुलिस ने 70 टिम्बर भी जब्त किए हैं। इस मामले में ठाठरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन वन विभाग ने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है। भारतीय सेना द्वारा दीक्षित मोनेस्ट्री प्रतापपुर और हंडरसैंड डियोन डिफनेस के क्या रीजंस होते हैं? दो कारण हैं डिफनेस के, एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, एक सेंसिटिव हियरिंग लॉस होता है। क्या क्या ज्यादा डिसऑर्डर्स आप बच्चों में देखते हैं? जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना कान के पर्दे फटने का, वो बचपन की इन्फेक्शन होती है। जो हेडफोन लगाते हैं ये कितना हार्मफुल है? हेडफोन और मोबाइल हियरिंग लॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज बनने वाला। जब ओल्ड एज कोई हो जाता है तो उसके सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ओल्ड एज में जो हियरिंग लॉस होता है वो नसों की कमजोरी से होता है। देखिए सेहत आपकी रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। राजनेता के सामाजिक दायित्वों के बीच पारिवारिक दायित्व निभाना चुनौती बना रहता है और उसके लिए कई बार परिवार के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की बानगी लिखी है। उन्होंने खुद से एक गाना गाने का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री का शांत करते हुए सिम्मी अग्निहोत्री डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी हैं और जब वो गुस्सा होती हैं तो डिप्टी सीएम ने कैसे उन्हें मनाया, आप खुद सुनिए। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुकू सरकार के प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम नामांकन मापदंड को लेकर की गई घोषणा को लेकर विधायक रवि ठाकुर गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति की भौगोलिक स्थिति दूसरे इलाकों से अलग है। यहां बर्फबारी में वैसे ही छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को स्नो बोर्ड एरिया के लिए न्यूनतम नामांकन शर्त में छूट देने पर विचार करना चाहिए। बता दें कि अगर सरकार 5 बच्चों के नामांकन का नियम लागू करते हैं तो 75 और अगर 2 बच्चों के नामांकन को लागू करती है तो 28 प्राथमिक विद्यालय बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे।
ठीक है, 70 जो शैक्षणिक संस्थान है वो बंद होने की संभावना जताई जा रही, तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? 17 बंद हो सकते हैं, मगर हमने ये कहा है कि मैंने अपने शिक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहा है कि यहाँ पे दूरियां बहुत है हमारी, जैसे और जगहों पे किया है कि कम बच्चे हों तो आप बंद करेंगे तो उनको कोई ज्यादा डिस्टेंसेस नहीं रहते जाने को, 4-5 किलोमीटर पे दूसरा स्कूल मिल जाता है, मगर यहाँ पे 20-20, 25-25 किलोमीटर पे दूसरा गांव पड़ता है या तीसरा गांव पड़ता है, तो दूरियां बहुत है। एक तो ये दिक्कत है, दूसरा सर्दियों में 3.5-4 महीने इतनी बर्फबारी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना नामुमकिन है। तो मैंने ये कहा है कि ट्राइबल एरिया में, खासतौर से लाहौल स्पीति में, ये कोड नहीं लगाया जाए, इसमें रिलैक्सेशन दी जाए लाहौल स्पीति के अंदर खासतौर से। नालागढ़ के राम शहर में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस विशाल कुश्ती दंगल में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नामी पहलवानों ने अपने दांव पेच दिखाए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और इंटे के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने यहां बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दंगल में बड़ी माली की कुश्ती में गामा चमकौर साहिब ने गोरा अमृतसर को पटकनी दी। वहीं छोटी माली में बागबानियों के शुभम विजेता रहे। उन्होंने फाइनल में मगरोड़ के जगरूप को पराजित किया। यहां विजेता पहलवान को 6100 तथा उप विजेता पहलवान को 5000 रुपये देकर सम्मानित किया गया, जबकि छोटी बाली में विजेता शुभम को 3100 और जगरूप को 2500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इस चेंज मेले को यहाँ पे खेलने आए सभी पहलवानों, मैं आप सबका जहाँ धन्यवाद करता हूँ। आज आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये जो परंपरा है मेले की, इस परंपरा को जिस तरीके से इस मेला कमेटी ने और अपनी शिद्दत से जो है जारी रखा है, इसके लिए मैं जहां अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि हर साल इसी तरह आप इस छिंज मेला को इसी तरीके से गर्मजोशी से जो है यहाँ पे आए साल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग जो है इस छिंज कमेटी को जो है मिलता रहे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री सिद्धरमैया को बधाई दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बेंगलुरु में आयोजित उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सिद्धरमैया के दूरदर्शी और समक्ष नेतृत्व में कर्नाटक विकास में नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों और शोषित वर्गों का विशेष ध्यान रखने के साथ समाज के हरेक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बेंगलुरु में नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन कर्नाटक के सदस्य ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और सीएम सुक्खू को हिमाचल में ओपीएस बहाल करने के लिए धन्यवाद किया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष शांतारामा तेजा ने सीएम सुक्खू का विशेष आभार जताया और कहा कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस सरकार बनी है। यहां भी सरकार के कामकाज शुरू करते ही कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रदेश में नकली दवाइयों के कारोबार को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में औषध गिरोह सक्रिय है। इस मामले में नकली दवा बनाने वाली कई दवाई कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बद्दी में एक कंपनी सील की गई है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार नकली दवाइयां बनाने वालों को नहीं बख्शेगी। मामले में स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और ड्रग कंट्रोल टीम भी इस पर पैनी नजर रखे हुआ है। मिलावट भी ऐसी होती है भाई, जैसे आप किसी भी दवाई में कोई चीज इंजेक्ट कर दो और बोल दो कि भाई मेरी दवाई तो इन और दवाइयों से बेहतर है, इसकी गुणवत्ता के लिहाज से इसको इतनी कीमत मिलनी चाहिए। तो बात यहीं तक नहीं रही, आप हैरान होंगे, हमारा देश, हमारे दोस्त जो फार्मा इंडस्ट्री वाले या जितने भी उद्योगपति हैं जो इसका सॉर्ट ऑफ उद्योग जगत में भाग ले रहे हैं और उत्पादन कर रहे हैं इन औषधियों का, वो सारे भी इसमें मिले हुए हैं। और एक गरीब आदमी को ठीक प्रकार की दवाई देना, इसलिए आपने देखा होगा जन औषधि, प्राइम मिनिस्टर केयर के बाद, सॉरी दैट इज ड्यूरिंग कोविड, बट व्हाट इज दैट, आयुष्मान भारत,
या हिम केयर जैसी जो हमने शुरुआतें ली हैं, या जो बड़े अच्छे स्टेप हैं हमारे सरकार के, वो उसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ऐसी दवाई मिले जो ठीक भी हो, गुणवत्ता भी हो और उसको खराब भी ना हो, लेकिन गरीब आदमी उसको ले सके। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।